वेस्ट एशिया में जंग की लपटें हर गुजरते दिन के साथ खौफनाक होती जा रही हैं। लेकिन इस पूरी जंग में एक ऐसा सच सामने आया है जिसने ईरान के हुक्मरानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान, जो इजराइल के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा चेहरा बनकर खुद को पेश करता है, क्या उसने अपने ही मासूम नागरिकों को इस जंग में मरने के लिए छोड़ दिया? क्या तेहरान की सुप्रीम लीडरशिप के लिए उनके अपने देश के लोग सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं? क्योंकि आरोप है कि उनका पूरा ध्यान, पैसा और पूरी ताकत अपने प्रॉक्सीज को बचाए और बनाए रखने में खर्च हो रही है। और इस जलती आग में घी डालने का काम किया है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने। एर्दोगान ने एक बार फिर खुद को खलीफा साबित करने के लिए नया राग अलापा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका धमकियां देना बंद करे। ईरान दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा, बातचीत बराबरी और प्रतिबंधों के हटने पर ही होगी। तो क्या ट्रंप और ईरान की ये आर पार की जंग किसी नए युद्ध की शुरुआत है? देखिए ये रिपोर्ट। ईरान एक बार फिर जल रहा है। अट्ठाईस फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद से ईरान खंडहर में तब्दील हो रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के अंदर कम से कम 1900 लोग मारे गए हैं और 20,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इतना ही नहीं, 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत पर हुए अमेरिकी हमले में कम से कम 104 ईरानी सैनिक भी मारे गए। आंकड़े सिर्फ मौतों के नहीं हैं, आंकड़े ईरान की रीढ़ टूटने के भी हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे बुरे दौर यानी स्टैगफ्लेशन में चली गई है। देश में महंगाई 77% से भी ऊपर पहुंच चुकी है और ईरानी रियाल अपने इतिहास के सबसे कमजोर स्तर पर है। वहीं अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के कई बड़े ऊर्जा केंद्र, स्टील फैक्ट्रियां और गैस फील्ड बुरी तरह तबाह हो गए हैं, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान का तेल निर्यात लगभग पूरी तरह ठप पड़ गया है, जिससे सरकार की आमदनी पर भारी असर पड़ा है। इन परिस्थितियों के बीच IMF का अनुमान है कि ईरान की अर्थव्यवस्था में करीब 6.1% की गिरावट आ सकती है। खार्ग पर कब्जे की मंशा जाहिर कर ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था पर ट्रंप आखिरी कील ठोकना चाहते हैं, क्योंकि खार्ग ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सवाल यह है कि जब ईरान की अर्थव्यवस्था डूब रही है और जनता परेशान है, तब भी ईरान हालात सुधारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? इसकी एक बड़ी वजह ईरान का अपने सहयोगी संगठनों और विदेशों में चल रही गतिविधियों पर भारी खर्च माना जाता है। आरोप है कि ईरान ने वर्षों तक लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे समूहों को आर्थिक और सैन्य समर्थन दिया, जबकि सीरिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाने में संसाधन लगाए। जानकारों का कहना है कि जनता की जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय ईरान की प्राथमिकता इन बाहरी मोर्चों पर बनी रही। वेस्ट एशिया की इस जंग में जहां एक तरफ बारूद बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान एक बार फिर ओटोमन साम्राज्य यानी पुराने दौर के खलीफा बनने का राग अलाप रहे हैं। इजराइल और टर्की के कुछ इंटरेस्ट ज्योग्राफिकली भी कोलाइड करते हैं सीरिया, क्योंकि सीरिया में जो हो रहा है और सीरिया का बॉर्डर वहां टर्की से है और इजराइल अपना दबदबा सीरिया में बनाना चाहता है।
तो वहां की जो रीजनल ज्योग्राफी है वहां पर भी इन दोनों का थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट है। एर्डोगान का कहना है कि लेबनान और सीरिया पर इजराइल के हमले अब तुर्की के लिए भी खतरा बन गए हैं। एर्डोगान ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल पूरे भूमध्य सागर और साइप्रस को अस्थिर करने की घिनौनी साजिश रच रहा है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? टर्की का रूल अगर देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका हमेशा ये रहता है कि वो एक पावर के तौर पे इमर्ज हो। तो उसको डर है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ जाता है और इजराइल और स्ट्रांग निकलने की कोशिश करता है तो उसको अपनी डोमिनेशन के ऊपर खतरा है। तो उन्हें लगता है कि हमें चेक करने के लिए ये इजराइल जो है ये कुर्द वगैरह की मदद ना ले। अभी भी ले रहे हैं, जैसे कुर्द के इलाके में इन्होंने एक कैंप, सीक्रेट कैंप बनाया था। तो टर्की की जो फिक्र है कि अगर ईरान हार जाता है तो कुर्द को बड़ा हौसला मिलेगा और इजराइल का भी पलड़ा भारी होगा। वो कुर्द की मदद से इनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, जो उठने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें दबाने की कोशिश करेगा। ये टर्की का सबसे बड़ा फियर है। एक तो मिलिट्री फियर है, दूसरा डोमिनेशन फियर है कि भी इनके जो अपने आप को बनाने की कोशिश की है ये काफी डाउन हो जाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या ईरान इजराइल जंग से कुर्द और अन्य क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव को लेकर भी तुर्की परेशान है। एर्दोआन का उनकी संसद में दिया बयान क्या इसी डर का नतीजा है? एर्दोआन के इस बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा पलटवार किया। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया कि कुर्दों का नरसंहार करने वाला, अपने ही देश के लोगों को जेल में डालने वाला और हमास जैसे आतंकी संगठन का खुलकर साथ देने वाला एक यहूदी विरोधी तानाशाह एर्दोआन इजराइल को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे विवाद पर एर्दोआन को अपना अच्छा दोस्त तो बताया, लेकिन तुर्की की इस धमकी पर सीधा कमेंट करते हुए कहा कि ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो। साफ है कि ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि वर्चस्व और कट्टरपंथ की बैटलफील्ड बन चुकी है। ईरान ने अपनी जनता की कीमत पर जिन आतंकियों को पाला, आज वही प्रॉक्सी उसके विनाश का कारण बन रहे हैं।